हाँ जी, तिर्यक प्रक्षेप में हम उड्डयन काल निकाले थे और उड्डयन काल का मतलब था कि कोई प्रक्षेप है जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचता है तो उसको कितना समय लगता है। ठीक है, जैसे आप किसी एक पत्थर को फेंके तो जब आप फेंकते हैं तो उसका टाइम नोट करिए और जब वहाँ पर गिरता है इसी लेवल पर तो उसका टाइम नोट करिए। आप देखेंगे जितना टाइम का गैप आया, मान लीजिए 60 सेकंड आया, 50 सेकंड आया, तो उसका वो क्या कहलाया, उड्डयन काल। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। यदि उड्डयन काल हमको पता चलेगा तो वो क्या होता है, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब इसका मतलब ये है कि आपको प्रारंभिक वेग पता होना चाहिए कि किस वेग से आप फेंक रहे हैं। दूसरा, आपको कोण पता होना चाहिए कि किस कोण से फेंक रहे हैं। और तीसरा, आपको जी का मान तो फिक्स रहता है 9.8, इसको हम क्या मान लेते हैं 10। तो आपको उड्डयन काल का पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि यदि मैं 30 अंश के कोण पर फेंका तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश। ठीक है, न्यूमेरिकल समझना कैसे इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर u का मतलब ये है कि मान लीजिए हम उसको 20 मीटर प्रति सेकंड से, थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ, 20 मीटर प्रति सेकंड से स्पीड से फेंके। अब मुझे लगा कि कितना समय लगेगा, उसका उड्डयन काल कितनी देर तक वो हवा में रहेगा। तो हल करके देखें, इसमें मान रख के देखते हैं। ये क्या है, t, फिर ये क्या हुआ 2, और u का मान कितना है यहाँ पर 20, और ये हो गया साइन, और फिर ये क्या हो गया थीटा। थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। ये लाइन समझ में आ गई। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जी है, जी का मान कितना है 10, है ना। अब इसको थोड़ा हल करने की कोशिश करते हैं तो ये शून्य से कट जाएगा। वैसे जी का मान 9.8 होता है, पर हम जब सवाल करते हैं तो उसका मान कितना ले लेते हैं 10। अब यहाँ पर देखिए टी बराबर, तो इसका गुणा कर दो यार, 2 में 2 का गुणा करो, कितना हुआ 4, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ये हो गया 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आया 2 सेकेंड, माने 2 सेकेंड में वो नीचे गिर जाएगी। उसका उड्डयन काल कितना हुआ 2 सेकेंड हुआ। अब मैं लिखा हूँ टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, माने ऊपर तक पहुँचेगा फिर ऊपर से नीचे आएगा। तो जब ऊपर तक जाता है तो उसको बोलते हैं एसेंट, और जब नीचे आता है तो उसको क्या बोलते हैं डिसेंट। ये आधा समय लगता है। तो यदि पूरा समय कितना लगा है 2, तो बताओ एसेंट का टाइम कितना होगा 1, और डिसेंट का टाइम भी कितना होगा 1। माने किसी पत्थर को आप फेंके हो तो यहाँ तक जाने में कितना सेकेंड लगा 1 सेकेंड, फिर लौट के यहीं तक आने में कितना लगा 1 सेकेंड, कुल मिला के कितना हो गया 2 सेकेंड। तो जब ऊपर जाते हैं तो टाइम ऑफ एसेंट कहलाया, नीचे आए तो टाइम ऑफ डिसेंट कहलाया। अब इसको समझाना इसलिए ज़रूरी था कि कभी कभी ऐसे सवाल दे देता है कि कोई हमारे पास प्रक्षेप है, उसको 30 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं और उसका प्रारंभिक वेग 20 है, 30 है, कुछ भी है, तो उसका उड्डयन काल कितना होगा, इससे हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो उड्डयन काल है, कभी कभी खाली स्थान में पूछता है कि यदि किसी प्रक्षेप का उड्डयन काल 8 सेकंड है तो उसका टाइम ऑफ एसेंट माने आरोह का समय क्या कहलाता है, आरोह, अंग्रेजी थोड़ा ज़्यादा सही है, हिंदी में क्या बोलेंगे, आरोह का समय कितना है। आरोह माने ऊपर जाने का समय, और अवरोह का समय कितना है। ठीक है, तो कितना बचेगा भाई 4 बचेगा। ठीक, कभी कभी ऐसा पूछता है, कोई व्यक्ति एक गेंद को ऊपर उछाल देता है, क्रिकेट की गेंद को, तो उसके हाथ में वही गेंद 8 सेकंड में पहुंच जाती है, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगा 4 सेकंड, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो उतना दे देंगे तो आधा हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा हम दूसरा हिस्सा समझते हैं। उड्डयन काल से रिलेटेड आपको अब क्या क्या ध्यान रखना है, केवल आपको सूत्र ध्यान रखना है। इस सूत्र में हम मान कैसे रखते हैं ये ध्यान रखना है, और हमको ये रखना है कि जो आरोह का समय है और जो अवरोह का समय है, एसेंट का समय और डिसेंट का समय, वो समय का क्या होता है, आधा होता है। क्या होगा, समय का आधा, जितना समय लगेगा उसका आधा समय एसेंट में और डिसेंट में लगता है। अब देखते हैं क्षैतिज परास। क्षैतिज परास सीधा सीधा था यार। क्षैतिज परास सीधा सीधा क्या था कि जहाँ से फेंके सीधा सीधा क्षैतिज दिशा में वो जहाँ तक पहुँचा वो उसका क्या कहलाया, क्षैतिज परास कहला गया।
तो आपको एक मौका मिला कि आप ऐसे पत्थर फेंको, दोनों बराबर ऊंचाई के लड़के हैं, बराबर ताकत वाले हैं और बराबर वेग से फेंक सकते हैं। मैं उनको एक एक क्रिकेट की बॉल दे दिया, ठीक है, और उनको बोला कि जितनी ताकत हो उससे इसको क्या करो, फेंक दो। सबका वेग क्या है, 30 मीटर प्रति सेकंड, मान लो वेग वैसा है। वो अलग अलग कोण पे फेंकता है, कोई थोड़ा ऊपर से फेंक दिया, कोई थोड़ा नीचे से फेंक दिया, कोई ऐसे बीचों बीच से फेंका। किसका ज़्यादा दूर जाएगा, ताकत सबकी बराबर। अब इसका हम अंदाज़ा करते हैं, अंदाज़ा देख लेते हैं, अब समझना। क्योंकि जब यदि आप एथलेटिक्स में जाते हैं, खेल कूद में जाते हैं, तो ये ज़रूरी है, वहाँ भी फिजिक्स लगती है। तो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले क्षैतिज परास का सूत्र जो होता है, जो हम लोग कल डिराइव किए थे, R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या होता है, जी। ठीक है, इस सूत्र का इस्तेमाल कैसे करना है उसको देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ। मान लो थीटा का मान कितना है, 15 डिग्री। ऐसे मैं सिंपल रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यू का मान लेता हूँ कि ये कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो पूछा कि इसकी परास कितनी होगी, कितना दूर तक ये जाएगा। रख के देखें अब। ठीक है, तो देखो आर की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, आर। अब बताओ क्या लिख दूँ, 20 का स्क्वायर, फिर क्या लिख दूँ, साइन, फिर क्या लिख दूँ, 2 है ना, 2, और फिर क्या लिख दूँ, 15, और बटे में कितना हो जाएगा, 10। क्लियर हो गया। अब इसका जब तक स्क्वायर ना हटाएंगे ऐसे मत काट देना, सुन, इसका स्क्वायर हटेगा तो कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हुआ, 400, और ये साइन कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, ये स्क्वायर नहीं है, 15 दूनी 30, और बटे में कितना हुआ, 10। अब यहाँ से ये कट जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 40 गुणे 1/2 बराबर कितना हुआ, 20 मीटर। उसकी परास कितनी हो गई, 20 मीटर। यहीं से पता चल गया कैलकुलेटर कि आप तुम इतना फेंक दियो, मुझे नापने की ज़रूरत नहीं है कि मैं टेप लेके नापूं। मैं तो यहाँ से देख लिया तुम्हारी स्पीड कितनी थी, किस कोण पर फेंके हो, बता सकता हूँ 20 मीटर से ज़्यादा जाबे न करेगा, है ना। इस तरह से हम इसमें मान रख करके उसका परास निकाल सकते हैं। ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि किस कोण पर फेंकूं कि अधिकतम जाए, बहुत दूर तक जाए। तो इसके लिए देखो, अधिकतम परास के लिए जरूरी है कि ये कोण कैसा होना चाहिए, बड़ा। कोण का कैसा मान होना चाहिए, बड़ा। यदि आप 10th में पढ़े हो साइन थीटा कॉस थीटा, ये सारा कुछ पढ़े हो, साइन थीटा का सबसे बड़ा मान क्या होता है, नहीं मान, कोण नहीं, मान 1 होता है। 1 से बड़ा नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं बड़ा हो सकता है, इसका रीज़न क्या है यार, हाँ, क्योंकि वो होता है हमेशा, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, बटे में कर्ण है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बड़े से किसी को भाग करोगे तो वो क्या होगा, वो 1 से कैसा आएगा, छोटा। सबसे बड़ा मान कितना होता है, 1, और किसका मान होता है, किस कोण का, 90 का। तो देखो मैं यहाँ पर समझना, यहाँ पर ये कोण उठाया, यहाँ वाला क्या लिख दिया मैं, साइन 2 थीटा। इसका सबसे बड़ा मान कितना होता है, 1 किसका मान होता है, साइन 90 को। तो मैं 1 को लिख दिया हूँ साइन 90, चाहे 1 लिख दो और चाहे उसको क्या लिख दो, साइन 90, एक ही चीज़ है। ये लाइन समझ में आ गई। यहाँ से और यहाँ से साइन कट गया, अब क्या बचा, 2 थीटा बराबर 90। अब 2 का भाग करोगे कितना होगा, 45 डिग्री। तो अधिकतम परास के लिए कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। इसमें मान रख के देखता हूं। अब मैं ये 15 को मैं क्या कर दूं, 45, यहाँ भी क्या कर दूं, 45, तो ये कितना हो जाएगा, 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1, कितना आया, 40 मीटर। वही व्यक्ति है, कोण पर डिपेंड है। यदि 15 के कोण पर भेज रहा है तो कितनी मीटर जा रही है, खूब ताकत लगाया, जितनी उसकी ताकत थी, बस कोण का डिफरेंस था। ठीक, स्पीड भी वही है, कोण बदल गया, उसकी जो रेंज है वो क्या हो गई, बदल गई। अब मैं बोल रहा था कि यार ये आपके खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है, देखो एथलीट्स होते हैं जो मान के चलो कि उसमें वो भाला फेंक भी होता है ना, जैवलिन थ्रो।
तो उसमें क्या होता है कि कौन ज़्यादा फेंकेगा। यदि उसको फिजिक्स आती है, उसके कोच रहते हैं कि कितने कोण पर फेंकना है, तो यहाँ से गया वो बनाते हैं, उनको सिखाते हैं कि भाई ऐसा करोगे इतने पर तो कितने का कोण बनेगा, 45 का, और 45 का कोण बनेगा तो ये सबसे अधिक जाएगा। यदि बहुत ताकतवर है, कोण 15 का किया पहले गिर जाएगा, 60 का कर दिया पहले गिर जाएगा, थोड़ा ऊपर कर दिया ऊपर जाकर जाएगा तो पहले गिर जाएगा। कोण कितना रखना चाहिए, 45 का, तो वो कहाँ पर जाएगा, मैक्सिमम रेंज को पालेगा। ठीक है, तो अधिकतम परास के लिए कोण का मान कितना होना चाहिए, क्वेश्चन आता है, कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। अब आप इसमें से बहुत लोग क्रिकेट भी खेलते होंगे, अब जब आप 6 मारते हो तो आपका बल्ला किस एंगल पर जाए कि वो गेंद लगने के बाद ज़्यादा दूरी तक जाए, बीच में नहीं। यदि आपने खूब ताकत लगाया और कोण गड़बड़ हो गया तो वहीं उठेगा और वहीं गिर जाएगा। कोण कम हो गया तो बाउंड्री के पहले गिर जाएगा। यदि आपने कोण 45 रखा तो वो स्टेडियम के बाहर भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए अधिकतम परास के लिए कोण कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो अब ये चीज़ें हैं कि हम भाला फेंक कर रहे हैं या फिर गोला फेंक कर रहे हैं या कोई भी चीज़ ऐसे फेंकने वाले के कंपटीशन में हम हैं, तो हमको उसके फेंकने के साथ साथ कोण भी देखना है कि हम किस कोण पर फेंकें कि वो अधिकतम दूरी पर जाए। ये ट्रेनिंग होती है जब उनको सिखाते हैं। बैट्समैन को भी ये सिखाया जाता है, जेवलिन वाले को ये सिखाया जाता है, यही फिजिक्स सिखाई जाती है कि इस कोण पर फेंको। ये क्लियर हो गया। तो अधिकतम परास के लिए 45 अंश होना चाहिए। अब देखो समान परास के लिए कितना कोण होना चाहिए ये समझना। ठीक है, तो एक कोण हो थीटा तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब समझना ये क्या है। यदि मैं इसका 30 पर कोण बना करके फेंका, यहां पर गिर गई, कितने कोण पर गई ये, 30 डिग्री पर। ठीक है, और इसकी परास है मान लो कितना गया ये, 20 मीटर। अब एक कोण ऐसा बताओ दूसरा कि वो 20 मीटर पर जाए और यहीं पर गिरे। तो मैंने क्या लिखा, थीटा का मान कितना हो गया, 30। तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए, कैसे जान गए 60, 90 माइनस क्या करोगे, थीटा। 90 में इसको घटाओगे तो ये यहाँ से 60 का कोण बनाओगे तो यहाँ पर ही जा कर के गिरेगी। माने 2 बैट्समैन है ना, ये 60 का कोण, 2 बैट्समैन है। पहला बैट्समैन उसी ताकत से 30 का कोण बना के गेंद को मारा, वो कितना दूर जाएगी, 20 मीटर। दूसरा बैट्समैन आया लेकिन कोण कितना कर दिया, 60। अब वो भी कितना जाएगा, 20 मीटर जाएगा। ठीक है, तो 2 कोण ऐसे होते हैं जो जिनके लिए परास कैसी होती है, समान। माने 90 में घटा दो, मैं पूछूं कि 20 के लिए दूसरा कोण कौन सा होगा कि वो समान परास का हो। अरे भाई 90 में 20 घटाओगे तो 80 कैसे आ जाए, 70। समझ में आ रहा है। यदि एक कोण मान लो 45 का है तो दूसरा कोण कितना होगा, 45। 45 के लिए वही है, 45 के लिए क्या है, सेम ही है। अब यदि एक कोण 10 का है तो दूसरा कोण कितने का होना चाहिए, 80 का। 90 में घटा दो। ठीक है, तो ये भी पूछ देता ऑप्शन में। अभी जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, मैं उसको पढ़ाऊंगा तो उसमें देखना ये आएगा कि समान परास के लिए कौन सा कोण सही है। लिखा होगा 30-45 होगा क्या, ये जोड़ करके देखो 90 आना चाहिए, 30-45 होगा क्या, क्यों नहीं होगा, इनका जोड़ क्या नहीं हो रहा, 90। फिर मैं वहां पर दूसरा ऑप्शन दिया 30-50 होगा क्या ये, हाँ। अब मैं बोल दिया यहां पर 40-50, 40-50 होगा, कितना होता है, 90। माने 40 के कोण पर फेंकोगे तो वही परास मिलेगी, 50 के कोण पर भी फेंकोगे तो वही परास मिलेगी। ठीक है, डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब यहां पर एक एक नंबर वाले ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आएंगे कि अधिकतम परास के लिए कोण का मान कितना होना चाहिए, 45 अंश। दूसरा यह है कि समान परास के लिए यदि एक कोण 50 है तो दूसरा कोण कितना होगा। 90 में 50 को क्या कर दो, घटा दो, कितना हो जाएगा, 40। बस ऐसे निकाल देना। ठीक, अब अगला देखो। अब हम ये सोचते हैं कि ऊंचाई भी सेम हो और परास भी सेम हो। माने हम ऐसा कुछ फेंके इसको
कि ये ऊपर जितना गया है उतना ही नीचे, माने यहाँ तक गया है, मान लो ये 10 मीटर, तो नीचे नीचे भी नापे तो कितना हो जाए 10 मीटर। ऊंचाई भी बराबर हो और परास भी बराबर हो, तब आप किस कोण पर फेंकेंगे, है ना। तब वो कितना होना चाहिए 76 डिग्री। अब यहाँ कोण में कंफ्यूजन हो गया है, ठीक है। अधिकतम परास के लिए 45, समान परास के लिए थीटा और 90 माइनस थीटा, जितना कोण दिया हो उसमें से 90 घटा देना, ठीक है। और समान परास और समान ऊंचाई के लिए 76 डिग्री, जितना परास हो उतनी ही ऊंचाई हो, उसके लिए कितना कोण पर फेंकना चाहिए 76 डिग्री, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये छोटे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई का मतलब यही है कि यदि ये परास इसको फेंके हैं तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच की क्या है दूरी, इसको ऊर्ध्वाधर दिशा बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी किस कोण पर फेंकना चाहिए, तो सूत्र देखो, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या निकला था 2g, ठीक है। साइन का सबसे बड़ा मान क्या होता है 1 होता है। 1 किसका मान होता है 90 का, तो थीटा का मान कितना होना चाहिए 90। माने यदि मैं कहूँ कि आप पत्थर मारो और खूब ऊपर जाए, तो आप ऐसा मारोगे कि बिल्कुल सीधा जाए और लौट के आए तो वहीं पर आए, तभी ना कोण होगा वो 90 का, है ना। इधर उधर गया माने वो ऊंचाई तक ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यदि आप 2-4 लोग खेल खेलते हो कि चलो भैया ऊपर मारते हैं, दोनों बराबर ताकतवर वाले हो और सेम पत्थर है, अब बोले खूब मार दिया, एक थोड़ा तिरछा मार दिया, एक थोड़ा बिल्कुल सीधा मार दिया, किसका ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, जो सीधा जाएगा, है ना। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए कोण का मान कितना होना चाहिए 90। अधिकतम परास के लिए कितना होना चाहिए, थोड़ा सा चेंज किया हूं, अधिकतम ऊंचाई लिखूंगा तो 90 और परास लिख दूंगा तो 45, परास लिख दूंगा तो 45, और इतने में तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए ध्यान देखना है कि ऊंचाई पूछ रहा है कि परास पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रक्षेप कोण का जो सूत्र होता है tan इनवर्स 4h अपॉन क्या होता है r। h का मतलब हाइट है, ऊंचाई है, r का मतलब क्या है रेंज है। ये थीटा का मान होता है, माने यदि कोण का मान हमको चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पर दे दिया कि ऊंचाई 10 मीटर है, रेंज 10 मीटर है, तो कोण का मान कितना होगा, रख के देख लें थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखो थीटा बराबर ये हुआ tan इनवर्स, अब ऊंचाई कितना बोल रहे थे 10, तो 4 गुणे क्या है 10, ये सूत्र है ना 4h, और रेंज भी कितना है 10। अब ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा tan इनवर्स 4, और tan इनवर्स 4 का मान ही क्या होता है 76 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गया, सॉरी 76 डिग्री। 76 डिग्री में h और r का मान कितना होता है बराबर होता है, ठीक है। ऐसे क्लियर हुआ इतना। हाँ, tan इनवर्स 4 का मान हम नहीं पढ़ोगे, टेबल होती है एक, उससे पता चलता है। आपको स्टैंडर्ड मान है कि 30 का 60 का 90 का ये सब पता है, लेकिन 4 वार का ना पता हो तो इसके लिए क्या होती है टेबल होती है, उस टेबल से देखोगे आप तो कितना कोण मिलेगा 76 का।